हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की शादी के हवाले से, जिसकी खबरें काफी जोरों शोर और उरूज पर हैं। बात हम ये करेंगे कि इमरान खान साहब की शादी ने क्या मीडिया अखलाकियात की खाना बर्बादी कर दी है। इमरान खान साहब की तीसरी शादी के हवाले से कल से खबरें मीडिया की जीनत हैं। इस पे बहुत चर्चे भी हुए, बहुत अफवाहें भी आई और आखिरकार इमरान खान साहब ने इनिशियल खामोशी के बाद आज इसके बारे में एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक खातून साहिबा को प्रपोजल जरूर दिया था शादी का, लेकिन उनकी तरफ से शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाना अभी बाकी है। शादी किसी भी शख्स का, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो आम कारकुन हो, आम वर्कर हो, चाहे वो पब्लिक फिगर हो, चाहे वो कोई गुमनाम शख्स हो, ये उसका ज़ाती मामला होता है, उसका निजी मामला होता है और ये उसकी प्रेफरेंस पे मुनहसिर है कि वो इसकी तशहीर करता है, करती है या नहीं करता या नहीं करती। ये बहस भी छिड़ गई कि क्या किसी लीडर की जिंदगी, उसके तमाम मामलात निजी होते हैं, कितने प्राइवेट होते हैं या वो पब्लिक होते हैं। इस बहस में जाए बगैर आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब की तीसरी शादी के चर्चे ने मीडिया अखलाकियात की खाना बर्बादी कर दी। क्योंकि जिस तरह से मीडिया पर इसका चर्चा हुआ, जिस तरह से मीडिया पर एक सर्कस मुनक़िद किया गया और जिस तरह से इमरान खान साहब की साबिका बीवियों और उनकी खवातीन से साबिका ताल्लुकात को उछाला गया, क्या ये सब जायज था? क्या ये सब मीडिया की अखलाकियात और अक़दार के ज़ुमरे में आता है? इस सारी सूरत हाल में एक चीज बहुत पॉजिटिव रही और ये कि जो नई लीडरशिप आ रही है या आइंदा आने वाली है, उनकी तरफ से इमरान खान साहब की मुबैना तीसरी शादी पर कोई भी कमेंट करने से इनकार किया गया, ये कह के कि ये उनकी निजी जिंदगी का मामला है और लीडर्स का ऐसा ही रवैया उनके वर्कर्स की अखलाकी तरबियत करने में बहुत अहमियत का हामिल होता है। मरियम नवाज साहिबा से जब कल हमने सवाल किया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ऐसे ही एक सवाल पे क्या कहना था, टेक अ लिसन। इमरान खान साहब की तीसरी शादी की खबरें आज बड़ी गर्म है, कुछ कहना चाहेंगे? ज़ाती ज़िंदगी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। देखो, ये खान साहब का पर्सनल लाइफ है एंड आई थिंक इट्स अनफेयर कि अगर ये नहीं हुआ है तो ऐसे गलत खबर चलाना गलत बात है, अगर हुआ है तो मुबारक हो खान साहब। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ आज सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दानिश्वर भी मौजूद और सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं, जिनसे हम प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे और आगे चल के पॉलिटिकल सिचुएशन एंड पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल अमजद शुएब साहब। लाहौर से ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब और कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार दानिश्वर हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब। ज़ियाउद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, किसी भी लीडर की जिंदगी कितनी निजी होती है, कितनी प्राइवेट होती है, कितनी पब्लिक होती है, और ये इमरान खान साहब की शादी के चर्चे ने मीडिया अखलाकियात की जिस तरह से खाना बर्बादी कर दी है, ये ठीक हुआ है ज़ियाउद्दीन साहब? वैसे गरीदा, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया खाना बर्बादी, उसमें शायद बहुत से लोग एग्री करेंगे आपसे, लेकिन इमरान खान एक पर्सनालिटी है। एक तो सबसे पहले सेलिब्रिटी हैं, वो पॉलिटिशियन है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी पहचान है, नेशनल लेवल पे भी पहचान है। इनकी शादी और ख़ासकर इनकी शादी और तीसरी दफ़ा शादी होना, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लेगी, तो उस लिहाज से। लेकिन इसमें एक मसला है, अगर शादी हो चुकी हो या होने वाली ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई हो, तो फिर ये लीड खबर बनती है, इस पर इन्हें कमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अभी ये जिस अंदाज से ये आज जो खबर पता चली है कि ये प्रपोजल गया है,
तो उसको देखते हुए कल वाली जो सिचुएशन थी, जो मीडिया में हमने देखा, वो लगता ये था कि कोई एलो जर्नलिज्म हमने की तकरीबन। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये हो सकता है कि खबरों की आखिरी जो लीड होती है वो हो सकता था कि आप इसका जिक्र कर दें कि ये खबर मिली है कि इनकी शादी होने वाली है। इसके अलावा अगर अखबार में आकर हो तो स्पोर्ट्स पेज पे शायद ये खबर छप सकती थी या बैक पेज पे सब तक छप सकती थी, लेकिन ये लगता है कि कुछ अप्रोच जो है वो ज्यादा मुनासिब नहीं था। जी बिल्कुल ठीक है। अब सर, आप एक सीनियर सहाफ़ी, अगर आप कह रहे हैं कि यालो जर्नलिज्म है, नहीं होना चाहिए था, नाजायज है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ेकार इफ्तिखार अहमद साहब भी चूंकि मौजूद हैं, सर आप बताएं, आप लोग सहाफ़त के बड़े बड़े सतून हैं, क्या हमने सहाफ़ती अखलाकियात और अक़दार का एक तरह से मातम नहीं कर दिया? हमने खाना बर्बादी नहीं कर दी इमरान खान साहब की शादी के चर्चे में पढ़ के? देखिए जी, असल में आप सारी की सारी जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, खास तौर पर टीवी जर्नलिज्म, ये तो आई बॉल्स के लिए कर रहे हैं, और आई बॉल्स में ऐसी खबरें चलती हैं और इनकी डिमांड होती है। बस अब खबर का जो दूसरा हिस्सा है कि उसके खामंद, जो साहब का खामंद है, उसका मौक़िफ़ क्या है। वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जारी थी, और जब से इमरान खान साहब ने इनको अपना पीर तस्लीम किया तब से हमारे इख्तिलाफात बढ़े। अब देखें, इसमें ये मिसाले की बात आ गई, फिर ये मिसाले की बात आ गई कि वो जो पीर साहबा हैं उन्होंने गालिबन इनको खान साहब को कहा है कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो अब देखें, सियासत में जहाँ पे वोटों की गिनती के बाद फैसला होता है कि कोई वज़ीर आज़म बन जाएगा, तो वहाँ पे एक पीर के कहने पर कि आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं, इसका एक एंगल ये है। और फिर तीसरा एंगल ये है कि वो खुद पीर साहब जो हैं, वो उनके बच्चे नौजवान हैं, वो उनकी उम्र जो है वो भी एक ऐसी ज़ेर बहस चीज़ है कि उनकी उम्र क्या है, इमरान खान साहब की उम्र क्या है। और फिर सबसे बढ़कर इलेक्शन के साल में, जनवरी के महीने में, जबकि सियासतदानों से और सियासी पार्टियों के सरबराहों से इस बात की तवक्को की जा रही है कि वो इलेक्शन की तैयारी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर अपने डिबेट हो रही होगी, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स पे बात की जा रही होगी, वहां पे ये वाकई खबर बनती है, क्योंकि आई बॉल्स लेने के लिए। और हमारी सारी की सारी आप कह रहे हैं कि खबर बनती है और हेडलाइंस की पहली हेडलाइन बनती है और फ्रंट पेज लीड्स बनती हैं, क्या ये इफ्तिखार साहब? देखिए, मैं बिल्कुल इसमें कहता हूं कि जो आई बॉल्स की हम कर रहे हैं जर्नलिज्म, उसमें तो यही होगा। ये क्या हम ये आई बॉल्स की जर्नलिज्म नहीं कर रही है? तो मैंने इतनी डिटेल बता दी आपको, इतनी सारी खबरें एक खबर के अंदर हों तो फिर तो बनती है। सिर्फ इसमें मुझे इतराज ये है कि क्योंकि ये प्रपोजल है, मैंने एक इतराज है कि प्रपोजल है, मुमकिन है प्रपोजल रिजेक्ट हो जाए फाइनली, तो फिर जो है वो सूरत देखनी पड़ेगी कि क्या एक प्रपोजल को, फिर आप एक नया सर्कस देखेंगे, फिर आप एक नया सर्कस देखेंगे मीडिया पर चलता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी वजूहात होंगी, प्रपोजल टर्न डाउन क्यों की गई। हाँ, नहीं, मैं इफ्तिखार साहब, मैं वो बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारी सहाफती अकदार जो आप लोगों ने सेट की थी प्रिंट जर्नलिज्म के दौर से, आप लोग सहाफत के बड़े बड़े सतून हैं, ज़ियाउद्दीन साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं सिर्फ जानना ये चाह रही हूँ कि हमारी जो बुनियादी सहाफती अकदार और अखलाकियात थी, चलिए अगर ये शादी किसी तौर पे खबर बन भी जाती है, क्योंकि ये एक लंबी बहस है, लेकिन उनकी साबिका बीवियों के साथ सैड सॉन्ग्स लगा के, तलाक 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 के पुरानी मूवीज के क्लिप्स उठा कर लगाना और उस पर एक मिसालेबाजी करना, ये कहाँ की जर्नलिज्म है सर साहब? देखिए, इस पे फिर लंबी बहस हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ के बारे में भी कहा गया कि वो एक खास गुलकारा के साथ उनकी तल्लकात हैं, उनको कहा गया कि उनको खास एक गुलकारा की आवाज़ बड़ी पसंद है, उनके साथ टेलीफोन पे वो बात करते हैं। हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें माजी में भी हुई हैं और जिसको आप कह सकते हो कि मुनासिब ना थी, तो लेकिन आज तो सूरत हाल बिल्कुल तब्दील है। मैं तो हैरान हूँ कि मार्केट में जो चीज़ बिक रही है वो बिक ही रही है। कोई पानी का मसला नहीं बिक रहा, ये मामला नहीं बिक रहा कि गुर्बत में हम कहाँ खड़े हैं,
ये मामला नहीं बिक रहा कि किसानों का गन्ना बिक रहा है या नहीं बिक रहा, ये मामला नहीं बढ़ रहा कि जो मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं इससे हमारी फसलों पे क्या असर पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। ये बात कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। आप भी इस पर प्रोग्राम नहीं कर सकती हैं। आपने भी आज इस प्रोग्राम का आगाज इमरान खान की इस खबर से किया है, क्योंकि आपको पता अगर आप आज इमरान खान मेरा पॉइंट दूसरा है सर, मेरा ये सवाल उठाने का, ये खबर उठाने का पॉइंट दूसरा है। मैंने तो शुरू आगाज यहीं से किया कि इमरान खान की शादी क्या खबर बनने लायक थी और क्या इस तरह से खबर बनने लायक थी और क्या हमने अखलाकियात की, अपनी अखलाकियात की खाना बर्बादी नहीं कर दी। जनरल अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ इनपुट देना चाहते हैं। सर ओवर टू यू प्लीज। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये कह रहा था कि जो पब्लिक पर्सनालिटीज होती हैं उनकी शादियां खबर तो बनती हैं, लेकिन उसको स्कैंडलाइज करना वो दुरुस्त नहीं है। और मैं समझता हूं कि उसमें जिस तरह ये गाने बजाए गए, ये इस तरह की हरकतें की गई, वो एक खास मकसद के तहत की गई, क्योंकि एक आदमी को रिडिक्यूल करना मकसद था। वो ये हो या कल को कोई और किसी के बारे में किया जाए, मेरा ख्याल है कि ये इखलाक से गिरी हुई बात है। आप खबर के तौर पे उसको बता सकते हैं, और खबर के तौर पे अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि मायूब भी नजर आती है तो वो भी पब्लिक की नजर में लाई जा सकती है। लेकिन उसका तमाशा और ड्रामा बना के पेश करना, जैसे कि बंदर नचाया जा रहा है, मैं समझता हूं वो इखलाकियत से वो ज्यादा गिरी हुई बात है। और मेरा ख्याल है कि हमारे मीडिया क्योंकि मुझे इस सेगमेंट को क्लोज होने की बजाय गुलाम मुस्तफा साहब, अगर मैच्योरिटी आने के बजाय मीडिया पीछे जाना शुरू हो जाए तो जरा जनरल गुलाम मुस्तफा साहब से भी आर्गुमेंट ले लें, फिर सेगमेंट को क्लोज करते हैं और मजीद सीरियस इश्यूज की तरफ चलते हैं। गुलाम मुस्तफा साहब, देखिए, मैं समझता हूं कि जहां हमारी सियासत में कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई थॉट नहीं है, और हम सिर्फ इलेक्शंस के पीछे जा रहे हैं, वोट लेने के पीछे जा रहे हैं, तो फिर ये हमारे जो हालात हैं ये यही होंगे जो हम देख रहे हैं। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। ठीक है, उनके नेशनल लीडर हैं और पॉलिटिकल लीडर हैं और सेलिब्रिटी हैं, उनकी एक लाइन की खबर आ सकती थी, वो भी जब कंफर्म हो जाती, लेकिन उनकी पूरी लाइफ को स्कैंडलाइज कर दिया गया। और फिर जिस तरह भी इफ्तार साहब बात कर, मैं एग्री करता हूँ कि हमारा नेशनल इशू इमरान खान साहब की शादी नहीं है, और ये इस पर फिर लीडरशिप का कसूर है कि वो अपनी कौम को और अपने अवाम को किस स्टेज पर ले आए हैं कि वो क्या चीज़ बिक रही है और जो बिकने वाली चीज़ थी वो क्यों नहीं बिक रही। इसमें मैं तो सही समझता हूँ कि नेशनल इश्यूज को जब तक बात नहीं कर रहे आप, और आपके लिए ये अपने इशू बना के रख लिया है, तो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि आपकी कौमी लीडरशिप है वो किस सतह पे आगे हुई है। सर लेट्स क्लोज दिस पर्सनल इशू ओवर हियर। मुझे इस सेगमेंट को क्लोज करना है और नेशनल इश्यूज की तरफ आना है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन काफी टर्मोइल का शिकार। बलूचिस्तान असेंबली में जो होने जा रहा है, क्या वो आईनी तौर पे इंतखाबात पे बलूचिस्तान असेंबली शदीद मुश्किल में नजर आती है, बल्कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला शदीद मुश्किल में नजर आते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने वाले पुरएतमाद हैं। सिर्फ 2 दिन बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा वाज़ेह हो जाएगा। आज अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब से राबिता भी किया, बल्कि मुलाकात की, जहां पर यह बात सामने आई कि बलूचिस्तान असेंबली में जो हो रहा है वो साजिश है। इसके अलावा पाक अमेरिका ताल्लुकात, नेटो की सप्लाई लाइन जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरती है, वो बंद होगी या वो खुली रहेगी अमेरिका के लिए, इसके हवाले से भी बहस आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है। आइंदा हफ्ते पाक अमेरिका ताल्लुकात के बारे में अहम फैसले पाकिस्तान से अमेरिका से मुतवक्के हैं, इस हवाले से बात करेंगे। ज़ियाउद्दीन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। बलूचिस्तान असेंबली में जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, वज़ीर आला बलूचिस्तान अगर उन्हें हटना पड़ता है अपने ओहदे से, तो ये सारा जो एक सियासी बहरान नजर आ रहा है, ज़ियाउद्दीन साहब, क्या ये असरअंदाज हो सकता है आईनी तौर पे सेनेट के इंतखाबात पे और जनरल इलेक्शंस पे? देखिए, अगर बलूचिस्तान असेंबली डिसॉल्व होती है तो फिर सेनेट के इलेक्शन पे शायद असर पड़े, लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रही है। एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है और उसकी जगह कोई और इलेक्ट हो जाएगा। ये बात तो जाहिर है, मतलब है कि इन्हें नया चीफ मिनिस्टर शायद उसकी कोशिश हो रही है अब। लेकिन बलूचिस्तान की इस वक्त अहमियत जो है बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो उनसे जो अमेरिकन जो सप्लाईज हैं वहाँ से गुजरेंगी, और फिर सिपेक का भी मसला है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ मुस्लिम लीग की कोलिशन गवर्नमेंट है। अगर ये मुस्लिम लीग की कोलिशन गवर्नमेंट वहाँ पर फेल होती है तो कोई और कोलिशन बनता है, तो शायद इसका मतलब ये निकल सकता है कि वो फोर्सेस जो नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या PMLN को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या सेंटर में कोई डिफिकल्टी क्रिएट करना चाहते हैं, वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जी
ओके और आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है कि नून लीग की सेनेट में अक्सरियत कम करने के लिए, ताकि वो हो ना सके, उसे मिटाने के लिए ये सारा बलूचिस्तान में किया जा रहा है। इससे कम नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी। यानी अगर बलूचिस्तान असेंबली में उनकी हुकूमत नहीं बनती है, कोई और हुकूमत बनाता है, तो भी उनकी अक्सरियत जो है वो कम नहीं होगी। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये सेनेट में नून लीग की मुतवक्की अक्सरियत को खत्म करने के लिए बलूचिस्तान में सारा सियासी खेल रचाया जा रहा है, और क्या इसका कोई डोमिनो इफेक्ट हो सकता है सेनेट के इंतखाबात पे, जनरल इलेक्शंस पे? देखिए, पहली बात तो है कि सेनेट के इंतखाबात पे इसका कोई भी असर नहीं होगा, और दूसरी बात, जियाउद्दीन साहब सही कहते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे लोग मुंतखब हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंद हैं कि वो वोट उसी को देंगे जिसके टिकट पे वो मुंतखब हुए हैं। अगर 51% लोग अलहदा हो जाएं, 51% लोग अलहदा हो जाएं, तो फिर उनके पास चॉइस है कि वो सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवार के अलावा किसी और को खुलकर वोट दें। खुल के वोट का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये दो ही ऑप्शन हैं। तीसरी ऑप्शन के ये जो अफवाह है और जो ये हमारी साजिश थ्योरी है कि जब नया वज़ीर आला आएगा वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएगा, फिर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि आईनी तौर पर असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा, और जैसे ही वो असेंबली डिसॉल्व होगी तो फिर एक और सूबे की असेंबली भी डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर तीसरे की भी डिसॉल्व हो जाएगी। ये हमारे जो नावल लिखने वाले हैं, सियासी नावल और सियासी जो कहानियाँ लिखते हैं, वैसे बहुत ज़हीन लोग हैं, वो उनकी माल बिकता भी है उनका, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर एक तब्दील होगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जहाँ तक सी पैक का तल्लक है और आप अमेरिका की बात कर रहे हो, सी पैक अमेरिका का बलूचिस्तान की हुकूमत की तब्दीली से कोई भी तल्लक नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, उनसे इन मेंबर्स का कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, चलो अमजद शुएब साहब, आपको पॉलिटिकल सिचुएशन क्या डेवलप होती हुई नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि सेनेट के इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस बलूचिस्तान के सियासी बहरान की वजह से खतरे में हैं, और पाक यूएस रिलेशनशिप में क्या होने जा रहा है अगले हफ्ते? नेटो सप्लाई लाइन पाकिस्तान बंद कर सकता है जनरल शुएब साहब? देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, उसको मेरा ख्याल है इशू को समझना चाहिए। जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वहाँ से कि ये इसकी वजूहात क्यों थी, क्या हुई, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जो नो कॉन्फिडेंस में जो आगे आगे लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, वो नून लीग के अपने ही लोग हैं, और वो वज़ीर आला की तब्दीली चाह रहे हैं। सो मेरा अपना ख्याल है कि अगर वज़ीर आला बदलता है तो नून लीग की ही हुकूमत, उन्हीं में से शायद कोई आगे आए। अब वजह जो उसकी मुझे पता चली वहाँ से वो ये है कि एक तो ये वज़ीर आला वहाँ पे महीने में 2-3 दिन से ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। मोस्टली ये दुबई में या कभी लंदन में या कभी इस्लामाबाद बैठे होते हैं, कभी कराची होते हैं। दूसरा ये है कि इन्होंने ज़्यादातर हेल्प किया है महमूद खान अचकज़ई के लोगों को, और नून लीग के लोगों में डिससेटिस्फेक्शन थी कि फंड्स वगैरह के मामले में उधर इन्होंने ऑब्लाइज किया है अचकज़ई और उनके लोगों को, और इनको नज़रअंदाज किया है नून लीग के अपने लोगों को। इसके साथ साथ वहाँ पे लोग नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, और 3600 के करीब मुलाजमतें खाली पड़ी हुई हैं जो भरी नहीं जा रही, और वज़ीर आला का अपना भाई भर्ती करने के चक्कर में लोगों से पैसे मांग रहा है कि जॉब देंगे, पैसा दो। तो इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे खासी प्रॉब्लम्स हैं, जो कि लोगों में डिससेटिस्फेक्शन है, क्योंकि ये मुलाजमतें अगर देनी है तो तमाम ये सारा अगर हो रहा है तो ये सारा पिछले 2 साल से कम चल रहा होगा। इस वक्त जो टाइमिंग है, द क्वेश्चन इज ऑन टाइमिंग। बलूचिस्तान में जो इस वक्त नो कॉन्फिडेंस की लाई गई है, टाइमिंग इसका जो है, इस वक्त क्यों 4-5 महीने बाद तो वैसे ही गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जानी थी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये आखिरी वक्त है जहां निचोड़ सकते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा जो फायदा ले सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की सियासत में करप्शन और पैसा बेतहाशा है। ये मैं वहां चुका रह चुका हूं, मुझे पता है वहां पे ये ऐसा एक मसला है कि और शायद सूबों में ये इतना शदीद नहीं है। और मोस्ट प्रॉब्ली अब हुकूमत अगर आगे जाके इलेक्शंस आ जाते हैं, ख़त्म हो जाती है, तो ये लोग बेचारे फिर उसी तरह ही रह जाएंगे जो कैबिनेट वगैरह में बैठे रहे, साथ दिया इस चीफ मिनिस्टर का लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। तो मेरा अपना ख्याल है कि वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है, और चीफ मिनिस्टर बदला गया तो मामला ठीक हो जाने चाहिए। आपने बात की अमेरिका की कि हमें उनकी सप्लाई लाइन बंद करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें सप्लाई लाइन
नेटो सप्लाई लाइन फिलहाल बंद नहीं करनी चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। ठीक। एक तो ये कि उनमें एक थिंकिंग चली, पहली बात तो ये कि वहाँ पे ट्रुप्स अब बड़े थोड़े हैं और उनकी सप्लाईज उस तरह नहीं जा रही जिस तरह के उस वक्त जाती थी जब 1,70,000 के करीब ट्रुप्स थे वहाँ पे। अब वहाँ पे बड़े थोड़े ट्रुप्स हैं और वो एयर सप्लाई भी उनकी करते हैं। दूसरा मसला ये है कि इंडिया ने गालिबन उनको ऑफर की है कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स अमेरिका हायर कर ले तो वो तमाम सप्लाईज जो हैं वो चाबहार के रास्ते वहाँ पहुँचा सकते हैं। अब अगर ये चीज़ हो जाती है तो पाकिस्तान के हाथ में जो थोड़ी बहुत लेवरेज है वो निकल जाएगी। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें इसके ऊपर दबाव तो रखना चाहिए, लेकिन सप्लाई लाइन चलते रखनी चाहिए। उससे अमेरिका के साथ आपके कुछ मामला चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको ओपनिंग मौजूद रहेंगी और आप एंगेज करके रखेंगे अमेरिका को, वरना वो मुकम्मल तौर पे डिसएंगेज हो जाएंगे आपसे। तो मेरा ख्याल है हमारा मुफाद इसी में है, हमें अमेरिका के साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन इस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी की लिमिट्स क्या होंगी सर, इस पे डिटेल से जरा बहस करेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जनरल शुएब साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की सियासत में करप्शन और पैसा इंतहा का इस्तेमाल होता है। तो इस वक्त जो अपैरेंट सियासी बहरान नजर आ रहा है, क्या इसके पीछे भी कोई पैसे का खुफिया खेल है? देखिए क्या नहीं है एक्चुअली तो कल जब अख्तर मेंगल साहब ने ये बात की तो फिर किसी के जहन में जो साजिश का आंसर था वो निकल जाना चाहिए। अख्तर मेंगल साहब हमारे चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बलूचिस्तान के, और उनके बारे में किसी को कोई शक नहीं है कि वो किस तरीके से कहाँ पे ले जा सकते हैं, कहाँ नहीं ले जाए जा सकते। उन्होंने भी कहा है कि चंद दिनों के बाद यहाँ से बलूचिस्तान से भी आवाज़ उठेगी मुझे क्यों निकाला, यानी सारी चीज़ थ्योरी नहीं है। अगर इसको दूसरी तरीके से देखिए, लेट्स से अगर ये सेनेट के इलेक्शंस नहीं होते तब भी, और अगर हो जाते हैं जिस तरीके से PML ने चाह रही है तब भी, आइदर वे मियां नवाज शरीफ स्टैंड्स टू गेन। अगर ये साजिश होती तो ये, क्योंकि वो कहेंगे देखिए जी मुझे रोकने के लिए सेनेट का इलेक्शन ही कराया गया, और अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं नून लीग जिस तरह एक्सपेक्टेड है मेजोरिटी लेके आ जाती है तो देन ही गेन्स एनीवे। तो ये साजिश मैं समझता हूँ, और फिर इस टाइम पे इतने लेट आके करना, और फिर एक जिस चीज़ का तरफ इशारा किया जा रहा है उनका ये थॉस नहीं है किस किस्म की, अभी जिस तरह बात कर रहे थे इफ्तिखार, कितनी लंबी दास्तान लिखेंगे और करेंगे सारा कुछ, ये उनके थॉस में नहीं है ये। जहाँ तक देखिए अमेरिका की हम बात कर रहे थे, वो मैं एग्री करता हूँ जनरल अमजद शुएब से कि ताकत यानी यूज़ ऑफ फोर्स और द यूज़ ऑफ थ्रेट ऑफ फोर्स, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान के पास हमेशा ऑप्शन है। इस ऑप्शन, क्योंकि अगर ये ऑप्शन अभी आप इस्तेमाल कर लेते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप फिर अपनी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है अगर ये करेंगे तो अमेरिका आगे से ये स्टेप करेगा, वो करेंगे तो अमेरिका आगे से वो स्टेप करेगा। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने चूंकि ये नहीं कहा, और मैं समझता हूँ बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स है हमारी गवर्नमेंट का। अभी जनरल मैटिस ने कल बयान दिया है, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान को एक अहम एलाई समझते हैं, उससे बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं, और हम इतनी एक्सट्रीम पे मामलात को नहीं लेके जाना चाहते। तो मतलब ये है कि मिलिट्री लीडरशिप से बात करेंगे जी, तो अब अमेरिका को भी एहसास हो गया है। और यहाँ मैं जनरल अमजद शुएब से सद एहतराम में डिसएग्री कर रहा हूँ, इसलिए कि जो ईरान की सूरत हाल है, ईरान अपनी सरजमीन कभी भी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होने देगा, चाहे वो भारत करे चाहे और करे, कि जिससे अमेरिका को किसी किस्म का एडवांटेज या लेवरेज मिल सकता हो। क्योंकि रिसेंटली अभी आप देखिए जो ईरान में जो अपसर्ज हुई है, जो मामलात बिगड़े हैं, और जो अमेरिका टारगेट कर रहा है वहाँ की जो रूलिंग जनता है उसको, तो वो कभी इस किस्म की चीज़ें अलाउ नहीं करेगी। उनके पास ये कभी लेवरेज है। अभी देखिए अगर आज ट्रंप क्या फैसला करता है, उनके जो न्यूक्लियर डील के बारे में जो कह रहा था मैं इसको स्क्रैप कर दूंगा, अगर तो स्क्रैप कर देगा तब शायद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा हालात, और अगर स्क्रैप नहीं करता फिर शायद ईरान इस बारे में सोचे इसमें। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन और पाक अमेरिका, ये सियासी बयान हो सकता है मरियम नवाज साहिबा का, और जहाँ तक उनके चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है वो तो यही कहेंगे, अगर उनके खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है तो उनका कोई एक्सक्यूज तो होगा ना, वो यही कहेंगे कि कोई साजिश हो रही है। और ख़ासकर जब वो अपने पार्टी के चीफ से मिल रहे होंगे तो उनके पास तो ये कोई आर्गूमेंट तो देना पड़ेगा ना उन्हें कि भाई क्यों हो रहा है, तो ये उनके पास शायद यही आर्गूमेंट हो। अगर जनरल अमजद साहब ने जो कहा कि वहाँ पर जो करप्शन है, करप्शन का जो ताल्लुक है वो तो मुल्क के हर हिस्से में है। बड़े से बड़े सूबे में सबसे बड़ी करप्शन हो रही है, दूसरे सूबों में भी करप्शन हो रही हैं। तो करप्शन एज सच आज के दिन कोई इसका इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान हमेशा से सियासतदानों के हाथ में नहीं रहा है, वो गैर सियासी इन्हें जो फोर्सेस हैं उनके हाथ में रहा है।
अब उसमें आप देख लें 1948 में भी वहाँ ऑपरेशन हुआ था, फिर 58 में ऑपरेशन हुआ था, 62 में ऑपरेशन हुआ था, 74 में ऑपरेशन हुआ था, 2003 में ऑपरेशन हुआ था, जो अभी चल रहा है। तो जब इतने 4-5 ऑपरेशन पिछले 70 साल में होते रहे, एक छोटे से प्रोविंस, बड़ा प्रोविंस अपने साइज के लिहाज से, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत छोटा प्रोविंस, उसमें आप मिलिट्री ऑपरेशंस करेंगे इतने ज़्यादा, वो हिंदुस्तानी जो स्पाई तो आज पकड़ा गया ना, 48 में पता नहीं क्या हुआ था हमको, फिर 58 में क्या हुआ था, 62 में क्या हुआ था, 74 में क्या हुआ था। अगर साजिशों पे साजिशें होती जा रही हैं बलूचिस्तान में, तो एक और एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए स्यू गैस की डिस्कवरी हुई है 1954 में, और उस वक्त वहाँ लोग गधा गाड़ी चलाया करते थे। यूएई में ऑयल डिस्कवर हुआ था 60s में, वहाँ भी गधा गाड़ी चलाया करते थे। आज वो लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, और स्यू गैस में जो गधा गाड़ी चला गधा गाड़ी चला रहे हैं। और स्यू गैस की को इस्तेमाल करके हमने कराची और पंजाब को प्रॉस्पर कर दिया, और वहाँ गरीब गुर्बत अभी भी गुर्बत है वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भी सोचना चाहिए कि भाई करप्शन अलोन इज नॉट द प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान। बहुत गंभीर प्रॉब्लम्स हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? सेकेंडली अमजद शोएब साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि अमेरिका के साथ कोई कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनानी चाहिए, हमें रिलेशनशिप अच्छे भी रखने चाहिए, हल्का सा दबाव भी हमें रखना चाहिए। क्या एक्सटेंट हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से दबाव की? देखें, जहाँ तक जनरल साहब का तल्लुक है, मैं तो इन सब जनरल्स का एहतराम करता हूँ। यही पॉलिसियाँ बनाते हैं अमेरिका के साथ तल्लुकात कैसे होने चाहिए। सीटों सेंटरों से लेके आज तक ये पॉलिसियाँ बनाते आए हैं, इनको बेहतर पता है कि क्या करना चाहिए। मैं जो बात की है ज़ियाउद्दीन साहब को, मैं उसको अटेंड करना चाहूँगा। ज़ियाउद्दीन साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि 1954 में वहाँ पे गैस बरामद हुई, और वो गैस उनको फराहम नहीं की गई, और गैस पंजाब तक आ गई। लेकिन 1970 से लेकर 2017 तक वहाँ पे ना तो कोई पंजाबी हुक्मरान रहा, ना कोई पंजाबी गवर्नर रहा, और ना ही उनके सूबे से बाहर का कोई आदमी वहाँ पे आया। मुकामी आदमी गवर्नर रहा, मुकामी आदमी वज़ीर आला बना, और मुकामी रिहायशियों के ऊपर मबनी सूबाई असम्बली बनी। उन्हीं पर मुश्तमल कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी हुई, और उन्हीं पर मुश्तमल उनकी सेनेट में नुमाइंदगी हुई। तो 1970 से लेकर 2017 तक जो कुछ भी हुआ, उसकी तमाम तर जिम्मेवारी उन पर आयद होती है, उनके कायदीन पर आयद होती है, उनकी सियासी जमातों पर आयद होती है। जहाँ तक ये गैस का मामला है, मैंने 3 वज़ीर आला से ज़ाती तौर पर यह सवाल किया कि जब अगर हमारे बड़े शहरों में सिलेंडर्स के अंदर गैस तकसीम की जा सकती थी, तो एक छोटे सूबे की आबादी के हिसाब से एक छोटे सूबा जहाँ पे 40 लाख की आबादी होगी, जिस वक्त ये गैस का मसला हुआ, और फिर एक स्टेज पे जाके वो 50 लाख होगी, क्या 50 लाख लोगों को सिलेंडरों में गैस फराहम करना किसी हुकूमत के बस की बात नहीं थी? और क्या कभी ऐसी कोई तजवीज़ किसी भी सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को दी कि हम इन लोगों के घरों तक जाके गैस पहुँचाना चाहते हैं, हमें इतने पैसे दिए जाए? तो इस सिलसिले में तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड है वो कुछ नहीं बोलता। तो ये कहना महज के वहाँ पे फौज का हाथ बहुत ज्यादा है और फौज की बिना पे वहाँ पे तरक्की नहीं हुई, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। 3 चीफ मिनिस्टर मेरे जाती दोस्त। सर इफ्तिखार अहमद साहब, सुई गैस तो सर इफ्तिखार अहमद साहब सुई गैस तो बहुत दूर की बात। गवादर में पिछले 30 सालों से कम कोई वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट इसलिए नहीं लग पा रहा कि उस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में किसको कितना कमीशन मिलेगा, सर वही अभी तक डिस्कस नहीं हो पा रहा। देखो वही तय नहीं हो पा रहा कि किसको कितना कमीशन मिलेगा, तो इसलिए फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगने दे। गरीजा आप बात तो दूसरी तरफ कर रही हो, लेकिन कौन मांग रहे हैं कमीशन? वो बलोच नहीं है, वो पख्तून नहीं है, वो पश्तून नहीं है, वो वहां के रहने वाले लोकल नहीं है। देखिए ये जो इल्जाम तराशी है बड़ी आसान है एक बड़े सूबे के खिलाफ और फौज के खिलाफ। आई डिसएग्री विद देम। लेकिन उस दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूं कि 1970 से लेकर 2017 तक जो वहां पे हुक्मरान हैं, जिन्होंने पैसा लिया है, अपना जाती पैसा भी लिया है गैस के नाम पर, और जो उनका हिस्सा मिलता है वो भी लिया है, तो फिर पैसा कहां गया? किसने खर्चना था? किसने पीने का पानी उनको देना था? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई इल्जाम तराशी भी नहीं है। लेकिन पंजाब की बात नहीं की, सिर्फ कराची की भी बात की मैंने। प्रॉस्पेरिटी पंजाब में और कराची में जो आई है उस स्यू गैस की वजह से आई है। मैंने ये नहीं कहा कि पंजाब ने कब्जा कर लिया स्यू गैस पे।
ये नहीं कहा मैंने। आप दोनों की बात को आगे लेके जनरल शोएब साहब की तरफ में जाऊंगी। जनरल शोएब साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। जी देखिए, अभी ये पिछले कम से कम 20-25 सालों से सूरत हाल ये है कि गैस दरियाफ्त होती है या सिंध में या केपीके में, और आज पाकिस्तान 75% गैस जो है वो सिंध और केपीके की यूज कर रहा है, और 25% के करीब सुई फील्ड जो गैस फील्ड है वहां से आती है। उसमें से 13% गैस सुई नॉर्दर्न को मिलती है और 13% गैस या 12% गैस मिलती है सुई सदर्न को। बाकी 75% गैस जो है वो सारी पाकिस्तान की केपीके और सिंध से आ रही है, जो कि आपकी डेजर्ट में गैस फील्ड्स हैं। तो मैं समझता हूं जो तरक्की की है सिंध में या कराची में हुई है, वो सारी गैस सिंध की अपनी है, वहां से मिल रही है। कादरपुर गैस फील्ड है उनकी, माड़ी गैस फील्ड्स हैं वहां पे, बेतहाशा, यानी सारी ज्यादा गैस जो है वो हमें सिंध में मिली है, कुछ केपीके में मिली है, पंजाब में बड़ी थोड़ी है। तो ये कहना कि सिर्फ सुई गैस थी तो उसकी वजह से बाकी सारा पाकिस्तान जो है वो गुलो गुलजार हो गया, वो ऐसा नहीं है। उनको भी पैसा मिलता है, बात भी नहीं की रहे अभी नहीं। मैं एक चीज, आपने कहा ना कि कराची ने सारी तरक्की, तो मैं ये कर रहा हूं कि सिंध में जो तरक्की हुई है वो सिंध की अपनी गैस बहुत ज्यादा है उनके पास। वो तो बहुत देर बाद मिली है सिंध की गैस, तो बहुत देर बाद मिली है सिंध में। 54 की बात, 25-26 साल का तो मुझे याद है। मुस्तफा काफी देर से खामोश हैं, चूंकि वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। सर लास्ट कमेंट्स दे दीजिएगा प्लीज। देखिए, आपने ग्वादर को टच किया। ग्वादर एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है कि व्हाट इज हैपनिंग टू बलूचिस्तान, और मैं ग्वादर को देख रहा हूँ आज से 1980 से मैं देख रहा हूँ, और उससे लेके आज तक ग्वादर की ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आई है। और चेंज ना लाने में जितना किसी और को हम ब्लेम करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ जिस अभी बात कर रहे थे इफ्तिखार साहब भी, और शायद हम सब इससे एग्री करते हैं कि वहाँ के लोकल लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए जी, इन्होंने कभी भी इन ज़राए को आम आदमी तक पहुँचने नहीं दिया। बिल्कुल। मैं आपको एक किस्सा, छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद हमें बताया, हमने पूछा जी क्या मसाइल है इस वक्त, उसने कहा कोई मसला नहीं है, 40 मेंबर हैं, 40 मिनिस्टर हैं, 40 अरब रुपया मिला, सबको हमने 1 अरब दे दिया, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी। इशू देखिए बलूचिस्तान का है, ये नहीं कि बलूचिस्तान का इशू नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान का इशू ये है कि आम आदमी तक पहुंचने के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, दैट इज द इशू। मैं समझता हूं सर वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के इतने इश्यूज हैं कि इन पे डिटेल बहुत से प्रोग्राम हो सकते हैं और डेफिनेटली करेंगे भी। ये था आज का प्रोग्राम का, शुक्रिया। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज़।